हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती इंग्लिश क्लासेज में। मैं समीर सिंह लेकर आया हूँ आज आपके लिए क्लास 9 का बिहाइव का 4th लेसन है ये पोयम का द लेक आइल ऑफ इन्सफ्री, कंपोज्ड बाय द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ आयरलैंड विलियम बटलर येट्स। आज बात करेंगे हम इस पोएम के बारे में। पोएम में हम क्या क्या कवर करेंगे मैं आपको ओरली बता दूं। सबसे पहले बात करेंगे नॉर्मली, थोड़ा सा डिटेल में नहीं जाएंगे हम। विलियम बटलर येट्स यानी पोएट के बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा पोएम के बारे में बात करेंगे, फिर चलेंगे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन विद फुल ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। जितने फिगर ऑफ स्पीच है मैक्सिमम कवर करेंगे हम इसमें। डिफिकल्ट वर्ड की मीनिंग्स आपको बताई जाएगी। लास्ट में वीडियो के क्वेश्चन आंसर कंफर्म किए जाएंगे आपको। थीम जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो थीम भी आपको बताई जाएगी द लेक आइल ऑफ इन्सफ्री की। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हम इस पोएम को लाइन बाय लाइन कवर करने से पहले चलते हैं अबाउट द पोएट के बारे में देख लेते हैं। ये है विलियम बटलर येट्स महोदय। मैं इनके बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये उन चुनिंदा लोगों में से एक है जिन्हें दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ कह सकते हो आप, सर्वोत्कृष्ट कह सकते हो आप, जो नोबेल प्राइज़ मिलती है यानी कि लिटरेचर में दी जाने वाली सबसे बेस्ट पुरस्कार पूरे वर्ल्ड की, वो नोबेल प्राइज़ होती है। 1923 में इन्हें मिला था साहित्य का नोबेल प्राइज़। आयरलैंड के थे, आयरलैंड के एक पिलर के रूप में जाने जाते हैं, यानी कि आयरलैंड में जितने भी आज तक कवि हुए हैं उनमें ये सबसे अच्छे और सबसे ज़्यादा पॉपुलर आप कह सकते हो माने जाने वाले पोएट माने जाते हैं आज तक के। तो हम चलते हैं थोड़ा सा अबाउट द पोएम के बारे में बात करने। जैसा कि आपको बताया मैंने कि पोएम का नाम है आइल ऑफ इन्सफ्री। तो यहाँ पे विलियम बटलर येट्स जो है ये सिंबॉलिक पोएट माने जाते हैं। सिंबॉलिक मतलब सिंबल। ये आपको बताएंगे कि आपको लेक के बारे में, झील के बारे में, आइल यानी कि टापू के बारे में, इन्फ्री एक प्लेस है वहाँ के बारे में बात करेंगे कि ये जो आपका है ना, ये एक टापू है, एक द्वीप है छोटा सा जो झील के बगल में है और इसका नाम इन्सफ्री है। यहाँ पर ये जा कर के अकेले रहेंगे। ये अकेले क्या करेंगे ये आप इसको फील करिएगा, क्योंकि ये नेचर और अपने जीवन के बारे में कुछ रहस्यों का उद्घाटन करने वाले हैं, या यूँ कह सकते हो आप पर्दा हटाने वाले हैं जीवन के कुछ पहलुओं से। इसलिए आप इस पोएम को बहुत इंटरेस्ट के साथ सुनिएगा, आपको सारे की सारे डिटेल्स आपको यहाँ मिलने वाले हैं। चलते हैं हम पोएम को कन्फर्म करते हैं। मैं आपको पोएम को समझाने से पहले थोड़ा पोएम के राइमिंग स्कीम के बारे में बता दूं कि क्या राइमिंग स्कीम है इस पोएम की। राइमिंग स्कीम को हिंदी में आपको पता होगा, इसे कहते हैं हम तुकांत। SCHEME है, मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है इसलिए ऐसे हो रहा है, SCHEME। राइमिंग स्कीम मतलब तुकांत यानी कि वाक्य के अंत में जो तुक बैठता है। जैसे अगर आप ध्यान से देखें तो पहले लाइन के अंत में इनिसफ्री, दूसरे में है मेड, यहाँ लिखा है हनी बी, यहाँ लिखा है ग्लेड। ठीक है, इनिसफ्री हनी बी ये मैच कर रहा है, मेड ग्लेड ये मैच कर रहा है। अगर ये ए है तो ये भी ए है क्योंकि दोनों मैच कर रहा है, अगर ये बी है तो ये भी बी है क्योंकि ये दोनों मैच कर रहा है। इसलिए अगर कोई आपसे पूछे एग्जाम में आए कि व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द लेसन ऑफ द पोएम, तो आप लिखोगे ए बी। और ये ए बी पूरे के पूरे पोएम का है, न केवल फर्स्ट स्टेंजा के। अगर आप चेक करो तो आपको सेकंड स्टेंजा, थर्ड स्टेंजा में भी सेम मिलेगा। ए बी राइमिंग स्कीम है इस पोएम की। अलावा इसके अगर हम बात करें थोड़ा सा और, तो मैं आपको बता दूं कि ये पोएम जो है वो 3 स्टेंजा में डिवाइड है। 3 स्टेंजा, एक स्टेंजा का मतलब होता है कुछ लाइन्स, वो लाइन्स 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो अगर लाइन 4 है, जैसे इसमें देखो आप 4 लाइन्स है, आप अपने बुक में देखिएगा 4 लाइन है, इसमें आपको ये लगेगा कि अलग है लेकिन ये एक ही लाइन में है। तो 4 लाइन है, ये 4 लाइन के स्टेंजा को हम क्वाट्रेन कहते हैं। क्वाट्रेन आपको बता दूं ताकि आपको ये पता रहे, QUATRAIN। क्वाट्रेन मतलब होता है 4 लाइन्स का स्टेंजा, एक ऐसा स्टेंजा जिसमें 4 लाइन हो। तो आप देखोगे कि आपके बुक में ना 3 क्वाट्रेन है, क्योंकि एक स्टेंजा में 4 लाइन, फिर 4 लाइन, फिर 4 लाइन, तो 3 क्वाट्रेन से ये पूरी की पूरी पोएम बनी हुई है। तो चलते हैं हम पोएम को कंफर्म करने। आई विल एराइज एंड गो नाउ। थोड़ा बड़ा करता हूं मैं इसको ताकि आपको थोड़ा साफ दिखे। हाँ, लिखा आई विल एराइज। आई मीन्स विलियम बटलर येट्स। WB येट्स कहते हैं कि मैं एराइज का मतलब होता है स्टैंड अप, यानी मैं उठूंगा, एंड गो और मैं जाऊंगा, वो भी अब, नाउ अभी मैं उठूंगा और अभी जाऊंगा। कहाँ जाऊंगा? गो टू इनिसफ्री। इनिसफ्री नामक प्लेस, मैं वहां जाना चाहता हूं, मैं वहां जाऊंगा। एंड अ स्मॉल कैबिन बिल्ड देयर, और वहां पर मैं एक छोटा सा कैबिन बनाऊंगा, एक छोटा सा रूम बनाऊंगा, झोपड़ी का रूम बनाऊंगा। बिल्ड मतलब बनाना, ठीक है।
छोटा सा रूम बनाऊंगा वहाँ पे। किसका रूम बनाऊंगा? क्ले का। क्ले मतलब मिट्टी का। ये जो दीवारें बनाऊंगा ना मैं, ये मिट्टी का होगा। एंड वाटल्स, ये वैटल्स नहीं है, वाटल्स, वाटल्स मेड। और मैं घर के बाहर वाटल्स भी बनाऊंगा। वाटल ये है, ये जो बाड़ लगा हुआ है, चार दीवारी लगी हुई है, फेंसेज लगे हैं लकड़ी के ना, इसी को कहते हैं वाटल्स। तो मैं एक घर बनाऊंगा मिट्टी का। भाई जाहिर सी बात है, कहीं भी जाने के लिए आपको रोटी कपड़ा मकान, तीन चीज़ों की जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, उनमें से मैं पहला काम करूंगा मकान की। मैं मकान बनाऊंगा, उसको चार दीवारी में घेरूंगा। छोटा थोड़ा करूँ मैं आपको कंफर्म कराने के लिए। 9 बीन रोज। अब चूंकि घर तो बना लिया हमने, लेकिन अब खाना भी तो खाना है। खाने के लिए क्या करूंगा मैं? 9 बीन रोज। मैं 9, बीन मतलब होता है सेम, रोज मतलब होता है रोज, ये पंक्तियां। मैं 9 पंक्तियां अपने घर के आसपास लगाऊंगा, जिसमें सेम बोऊंगा। बीन माने सेम, सेम बोऊंगा खाने के लिए। विल आई हैव देयर, जो मेरे पास वहां होगा, विल आई हैव देयर 9 बीन रोज। मैं आपको फिगर ऑफ स्पीच बताता हूं, पहले स्टेंजा कंफर्म कर लूँ तब। अ हाइव फॉर द हनी बी। और एक हाइव, एक छत्ता भी लगाऊंगा मैं, एक छत्ता भी बनवाने की कोशिश करूंगा मैं, या मधुमक्खियों को अट्रैक्ट करने के लिए एक छत्ता लगाऊंगा या फूल लगाऊंगा ताकि मधुमक्खियां खुद आए। हाइव मतलब होता है छत्ता, फॉर द हनी बी, हनी बी का मतलब होता है, आपको पता होगा, मधु, मधुमक्खी। तो मधुमक्खी का छत्ता ये भी लगाऊंगा मैं, ताकि वहां से भी कुछ मुझे मिले। तो यहाँ खाने की बात हो रही है इस लाइन में, और दूसरी लाइन में रहने की बात हो रही है। एंड लिव एलॉन, और रहूंगा, लिव मतलब रहूंगा, एलॉन मतलब अकेले, मैं अकेले रहूंगा। बी लाउड ग्लेड, ग्लेड मतलब होता है स्पेस, ओपन स्पेस, ओपन स्पेस में रहूंगा मैं। ऊपर पूरी की पूरी नीली आकाश, खुली खुली आकाश होगी। बी मतलब मधु, और मतलब मधुमक्खी, और लाउड मतलब आवाज। वहां पे लाउड मतलब यहाँ पे है बजिंग, यानी मधुमक्खियों की आवाज आएगी। जो खुला खुला आसमान होगा, मधुमक्खियों की आवाज सुनूंगा मैं वहां पे, मतलब अकेले रह करके मधुमक्खियों की आवाज सुन करके खुले आसमान के नीचे में बहुत मस्तियां करूंगा। पीसफुल लाइफ होगी मेरी। अब आपको यहाँ फिगर ऑफ स्पीच बता दूं मैं। देखिएगा, यहाँ लिखा है एंड गो, फिर लिखा है एंड गो। एंड गो दोनों जो ये वर्ड है ना, ये रिपीट हो रहे हैं, इसलिए इसको कहा गया है रेपिटेशन नामक फिगर ऑफ स्पीच। REPETITION। मैं फिर से बता दूं, मैं सारी वीडियोस में आपको बताता हूं। मैं सिर्फ फिगर ऑफ स्पीच का नाम दे सकता हूं, यानी अलंकार, ये हिंदी में इसे अलंकार कहते हैं। अलंकार, रिपीटेशन माने दोहराव अलंकार। तो मैं आपको सिर्फ नाम दे सकता हूं अलंकार का, मैं ये नहीं बता सकता कि रिपीटेशन कैसे हुआ। कुछ तो आप समझ जाओगे, कुछ नहीं समझ पाओगे। जो नहीं समझ पाओगे, आप अलंकार नहीं पढ़े हो अगर, या समझ नहीं पा रहे हो, तो आप फिगर ऑफ स्पीच का मैंने 5 पार्ट्स बनाया है, वीडियो बनाया है, आप उसको जरूर चेक करिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो रेपिटेशन ये है, वो भी रेपिटेशन भी 9 प्रकार के होते हैं। यानी रेपिटेशन नामक जो एक अलंकार, ढेर सारे अलंकार में से एक अलंकार है, यानी एक फिगर ऑफ स्पीच है रेपिटेशन। इस रेपिटेशन में भी 9 प्रकार होते हैं, उनमें से ये एक है। वो कौन सा है वो अभी नहीं बताऊंगा मैं। मैंने आपको बोला कि आप वीडियो देखेंगे, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो पहली लाइन में आपने देखा एक फिगर ऑफ स्पीच जिसका नाम है रेपिटेशन। हम चलते हैं आगे। यहाँ देखें अगर ध्यान से, तो यहाँ लिखा है कैबिन में सी है, क्ले में सी है। ये सी और सी यानी कि पहला पहला अक्षर रिपीट कर रहा है, इसलिए इसे कहते हैं एलिट्रेशन, ALLITERATION। इसे हिंदी में कहते हैं अनुप्रास अलंकार। जैसे तरनि तनुजा तट तमाल होता है, त जो पहला अक्षर होता है रिपीट करता है, वैसे यहाँ पे आपका सी और सी रिपीट कर रहा है। देखिए वर्ड रिपीट नहीं कर रहा, सिर्फ लेटर रिपीट कर रहा है, इसलिए ये एलिट्रेशन है। आगे चलते हैं। यहाँ है 9 बीन रोज विल आई हैव देयर। देखिए ग्रामेटिकली तो ये गलत है, यहाँ होना चाहिए था आई विल हैव 9 बीन रोज देयर। अगर आप पढ़े हो ग्रामर तो आपको पता होगा आई विल हैव 9 बीन रोज देयर, ये होना चाहिए था। लेकिन यहाँ महोदय ने ऊपर आगे पीछे किया है, जो कि पोएम है, पोएम में होता है ऐसा है, ग्रामेटिकली नहीं फॉलो की जाती है। इसमें वर्ड इंपॉर्टेंट होते हैं, ग्रामर इंपॉर्टेंट नहीं होता है। लेकिन जब ग्रामर में ऐसे गलती कोई करता है या कवि करता है, तो वो एक फिगर ऑफ स्पीच होता है, उसका नाम है एनास्ट्रोफे। NSTROPHE, एनास्ट्रोफे। तो ये एनास्ट्रोफे नामक फिगर ऑफ स्पीच है, ANASTROPHE। क्या है ये, कैसे जानेंगे हम, वीडियो में आप जाइएगा, आपको आसानी समझ में आ जाएगा। और नेक्स्ट अगर देखें हम, तो यहाँ पे लिखा है बी लाउड। ये लाउड एक आवाज को रिप्रेजेंट करता है, और जब कोई आवाज रिप्रेजेंट होती है तो उसे कहते हैं ऑनोमैटोपोइया। ONOMATOPOEIA, ऑनोमैटोपोइया यानी ध्वनि सूचक अलंकार है ये। चलते हैं नेक्स्ट में, अब सेकंड स्टैंजा कवर करते हैं हम। ये है आपका, थोड़ा बड़ा करें इसे, एंड आई। और क्या करेंगे ये, एंड आई शैल हैव सम पीस देयर। और फिर मैं वहाँ पर
पीस यानी कि शांति, शांति फील करूंगा मैं वहाँ पे, शांत, मुझे मजा आता है शांति जगह रहने पे, इसलिए मैं वहाँ पे शांत महसूस करूंगा, वहाँ मुझे शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा। फार, क्योंकि, फार मतलब क्योंकि, पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, क्योंकि जो शांति होती है, सुकून होता है, वो आता है, कम्स मतलब आता है, ड्रॉपिंग स्लो मतलब होता है धीरे धीरे, ग्रेजुअली आता है ये नहीं कि अचानक से आती है, ये धीरे धीरे मैं सारे के सारे सुकून का मजा लूंगा। एक ही बार सुकून मिल जाए मुझे, अगली बार फिर रोना शुरू कर दूँ, ये अच्छा नहीं है। डेली थोड़ा थोड़ा ड्रॉपिंग स्लो स्लो स्लो, मुझे वो सुकून लेना है। आप फिगर ऑफ स्पीच चेक करते रहिएगा, अगर आपको समझ में आएगा तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, वरना मैं आपको स्टैंजा के खत्म होने के बाद बताने की कोशिश करूंगा। अगर एक आध बच जाए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ड्रॉपिंग, ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग, और कहाँ कहाँ से मैं पीस लूंगा। देखिए ये बता रहे महोदय कि मैं पीस, मुझे शांति चाहिए, मुझे सुकून चाहिए, कहाँ कहाँ से सुकून ढूंढेंगे ये। जैसे आपको पता होगा, किसी ने कहा है मौज लो रोज लो, ना मिले तो खोज लो। तो जिंदगी में मौज लिया करो, एक दिन दो दिन हर रोज लिया करो, और जब ना मिले तो किसी भी चीज में मौज खोज लिया करो। तो यहाँ पे भी कवि कहता है कि मैं शांति ढूंढ रहा हूँ, कहाँ कहाँ पे। ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स, वेल्स मतलब होता है घूंघट, घूंघट से ऑफ द मॉर्निंग, सुबह के घूंघट से, जो सुबह का घूंघट ड्रॉप होगा ना। आपको यहाँ पर एक चीज कंफर्म कर दूं, ये जो वेल्स लिखा हुआ है, ये वास्तव में वेल मतलब घूंघट, किसी औरत के घूंघट के बारे में कवि नहीं कह रहा। यहाँ वेल का सीधा सीधा मतलब है क्लाउड से, CLOUD, क्लाउड, क्लाउड यानी बादलों से बात हो रही है। जब सुबह में बादल छाए रहेंगे, ड्रॉप रहेंगे, तो जाहिर सी बात है, जब सुबह में बादल छाता है, सुबह में कोहरे पड़ते हैं, तो आप अगर देखोगे तो आपको सामने साफ साफ नहीं दिखेगा। तो जैसे औरत अपने चेहरे पर घूंघट काट लेती है और घूंघट के बाद उसको दूर दिखाई नहीं देता है, वैसे यहाँ पे कह रहा है कवि कि जब सुबह बादल घूंघट काट लेंगे तो वहाँ पर मुझे शांति मिलेगी। फिर अगला कह रहा है वेयर द क्रिकेट सिंग्स, और मुझे वहाँ भी शांति मिलेगी जहाँ क्रिकेट यानी झिंगुर यानी कि ग्रास होपर का छोटा पार्ट, ये है झिंगुर महोदय, या ये टिड्डे की जैसा ही होता है, बस पैर वैर छोटे होते हैं थोड़े से, मेल झिंगुर इसे कहते हैं। तो क्रिकेट जहाँ गाता है, यानी कि जहाँ पे झिंगुर गाएगा, जहाँ पर झिंगुर चर्पिंग करेगा, वहाँ पर भी मुझे सुकून मिलेगा। मतलब ये प्रकृति के हर एक कोने से आनंद यानी सुकून लेना चाहते हैं। देयर मिडनाइट्स ऑल अ ग्लिमर, और कहाँ से आनंद लेना चाहते हैं, तोड़ के देखिएगा इस पार्ट को। देयर, और वहाँ जब मध्य रात्रि होगी ना, तो ग्लिमर, ग्लिमर मतलब होता है चमकना, टिमटिमाना। तारे जब टिमटिमाएंगे, चूंकि खुला आसमान होगा, ऊपर मुझे तारे दिखाई देंगे, आसानी से वो तारे जो दिखाई देंगे रात में, वो जब टिमटिमाएंगे, ग्लिमरिंग करेंगे, चमकेंगे, मुझे उसकी चमक को देख करके, टिमटिमाहट को देख करके मुझे बड़ी शांति मिलेगी। आपको अंदाजा होगा, अगर आप शहरों में रहते होंगे तो आप बमुश्किल से रात में तारों का दीदार कर पाते होंगे, चांद का दीदार बमुश्किल से होता होगा, क्योंकि पहले होता था, गाँव में अभी भी होता है, बहुत जगह नहीं भी होता है, कि लोग छत पर सोया करते थे, एक साथ सोया करते थे, देखते थे रात में, उनको तारों और चांद को देख करके उनको नींद आती थी। फिलहाल अब ऐसा नहीं है, लेकिन यह है कि कवि जो है प्रकृति की उस मनोहर छटा से भी लेना चाहता है पीस, शांति। एंड नून अ पर्पल ग्लो, और नून में, दोपहर में मैं किससे मजा लूंगा। देखो सुबह में तो मुझे मजा मिल गया क्रिकेट के सिंग से, घूंघट जो क्लाउड जो बादल होगा उससे, मध्य रात्रि में मुझे तारों के चमकने से, और जो दोपहर होगा पर्पल ग्लो। पर्पल मतलब होता है, आपको पता होगा कि पर्पल एक कलर है, ग्लो मतलब चमक होती है, और ये पर्पल ग्लो है सूर्य की, यानी कि सूर्य जब चमकेगा, ग्लो करेगा, उसके ग्लो से भी मुझे आनंद मिलेगा। बीच में रहूंगा मैं, बीच का मतलब यहाँ पे है नदी के किनारे, लेक झील के पास, टापू पर, तो सूर्य भी उसमें मुझे मजा देगा। एंड इवनिंग्स, और जो शाम होंगी, फुल ऑफ द लिनेट्स विंग्स, और वो लिनेट आपको पता होगा, एक ग्रे वाइट कलर का एक छोटा सा पक्षी होता है, जो मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे, वो ये है ये। और शाम को पूरा का पूरा जो लिनेट्स होंगे ना, उनके विंग्स से, विंग मतलब होता है अपने पंखों को जब इधर उधर करेंगे, उसकी आवाज़ आएगी, चहचहाएंगे, किसी भी तरीके से लिनेट से मुझे शांति मिलेगी। भले वो लिनेट आवाज़ करेगा, भले वो क्रिकेट आवाज़ करेगा, झिंगुर आवाज़ करेगा, लेकिन उस आवाज़ में भी शांति मिलेगी, उस आवाज़ में भी सुकून मिलेगा कवि को। तो इस तरीके से ये सेकेंड पार्ट खत्म होता है। मैं आपको थोड़ा सा फिगर ऑफ स्पीच कन्फर्म कर दूँ यहाँ पे। फिगर ऑफ स्पीच थोड़ा सा कंफर्म करने के लिए बड़ा करना पड़ेगा मुझे। यहाँ पे आप अगर चेक करेंगे तो आप देखोगे कि पीस और पीस रिपीट कर रहा है, तो आप साफ साफ कहोगे कि ये है रिपीटिशन, REPETITION। अगर आपके पास कॉपी पेन होगा लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट या ले लो आप स्क्रीनशॉट,
प्रॉब्लम करता है बाद में लिखने में, लेकिन आप कॉपी पेन से ही काम चलाइएगा। तो ये आपका रेपिटेशन नामक फिगर ऑफ स्पीच है। अगर आप देखोगे तो रेपिटेशन में कौन सा है, इसको जानने के लिए मैंने बोला आपको आप वो वीडियो जरूर देखिएगा भाई, देखोगे तभी तो आप लाइक कमेंट करोगे, वरना फिर यहीं तक रह जाओगे आप। यहाँ देखिएगा ड्रॉपिंग मैं आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ता हूँ। ये ड्रॉपिंग सेंटेंस के लास्ट में है, ये ड्रॉपिंग सेंटेंस के बिगिनिंग में है, ये भी रिपीटेशन है, लेकिन रिपीटेशन में कौन सा रिपीटेशन है ये आपको कंफर्म करनी है। अभी ये आपका क्वेश्चन है जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी है, आपको बतानी है। अगर आप जानते हो, नहीं जानते हो तो आप वीडियो में जाकर के चेक करके बता सकते हो। ये वेल्स मैंने आपको बताया कि कोई सुबह की घूंघट नहीं है, सुबह ने घूंघट नहीं ओढ़ा है, बल्कि ये बादलों ने ओढ़ा है। तो वेल का मेटाफर है ये क्लाउड, यानी कि यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि वेल की तुलना जो हो रही है वो क्लाउड से हो रही है। तो ये आपका वेल्स जो है ना, ये आपका मेटाफर नामक फिगर ऑफ स्पीच, METAPHOR नाम जो लिखेगा। मेटाफर का मतलब होता है, अगर हिंदी में हम बात करें तो उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, रूप दे दी जाती है, तुलना कर दी जाती है। नेक्स्ट चलते हैं हम। और भी अगर कुछ आपको दिखेगा इसमें कोई फिगर ऑफ स्पीच जो आपको मैच करे तो आप मुझे जरूर बताइएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट में, स्टैंजा नंबर 3 में। आई विल अराइज एंड गो नाउ, मैं उठाऊंगा। देखो आप एक बार आप जो फर्स्ट लाइन देखे थे ना फर्स्ट स्टैंजा में, वहाँ भी कुछ ऐसे ही था, थोड़ा चेंज था लेकिन कुछ ऐसी था। आप याद रखिएगा, आई विल अराइज एंड गो नाउ, और फिर आप यहाँ देखिए आई विल अराइज एंड गो नाउ, ये इतना तो आपका सेम टू सेम है ही। अगला वाला आपका पार्ट जो है वो अलग है, लेकिन यहाँ तक तो सेम है। अगर आप देखो तो ये पार्ट सेम है, ठीक है। तो अगर ये पूरा का पूरा लाइन सेम होता तो ये आपका रिफ्रेन होता, REFRAIN। रिफ्रेन मतलब होता है पूरी लाइन, पूरी सेंटेंस सेम हो, लेकिन चूंकि ये पूरी लाइन नहीं बल्कि आधी लाइन सेम है, इसलिए फिर से ये रिपीटिशन होगा, REPETITION, रेपिटेशन, ठीक है। तो चलते हैं, हम बात करते हैं नेक्स्ट। मैं उठूंगा, मैं चलूंगा और मैं जाऊंगा अभी। फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, हमेशा, दिन और रात, यानी कि हमेशा, मैं हमेशा जाऊंगा वहाँ पर। मैं सुबह हो, शाम हो, दिन हो, रात हो, हर समय जाऊंगा। जब मुझे मौका मिलेगा मैं तब जाऊंगा। कहाँ? इंस फ्री, आपको बताया ना इंस फ्री जाएगा। ये क्या करने के लिए आपने देखा अभी। आई हियर, क्या करूँगा मैं वहाँ जाके, मैं सुनूंगा। द लेक वाटर लैपिंग, जो लेक का वाटर है, जो झील का पानी है, जब लैप करेगा, स्ट्राइक करेगा, जब आपको पता होगा झील की पानी जब नीचे गिरती है तो एक अजीब सी आवाज़ करती है। लैप का मतलब होता है पानी की आवाज़, और ये आवाज़ है इसलिए ये ऑनोमैटोपोइया नामक फिगर ऑफ स्पीच है। ऑनोमैटोपोइया, POEIA, फिगर ऑफ स्पीच। तो यहाँ देखिएगा WW आपका सेम है, इसलिए ये आपका है एलिट्रेशन, ठीक है। ALLITERATION, एलिट्रेशन नामक फिगर ऑफ स्पीच। नेक्स्ट फिर देखते हैं, लिखा है आई हियर द लेक वाटर लैपिंग। मैं वाटर का जब छप छप होगा पानी का ना, तो मैं वो सुनूंगा। विद लो साउंड्स बाय द शोर, और वो भी सुनूंगा जो लो साउंड, जो धीरे धीरे आवाज़ आएगी। शोर मतलब होता है किनारा, जब पानी नदियों में पानी जो होती है, जो किनारों पर टकराएगी, शोर पर टकराएगी, तो उसकी भी जो आवाज़ आती है धीरे धीरे वाली ना, उसको भी मैं सुनूंगा, उससे भी मैं आनंद लूँगा। वाइल आई स्टैंड ऑन द रोड वे, चाहे मैं रोडवे पर खड़ा हूँ, सड़क पर खड़ा होकर के सुनूं, या ऑन द पेमेंट्स ग्रे, या पेवमेंट का मतलब होता है एक प्रकार से छज्जा, एक प्रकार से पटरी, एक प्रकार से फर्श। जो पटरी बनी हुई है, इस पटरी पर चाहे रोड के रास्ते, चाहे वो छज्जे पर, चाहे जहाँ मैं, और ये पेवमेंट ग्रे मतलब ग्रे कलर का, जो ग्रे कलर का रास्ता होगा, पेवमेंट होगा, फर्श होगा, पटरी होगी, उस पर सुनूंगा मैं खड़ा होकर के। चाहे सड़क जो है नॉर्मली, उस पर खड़ा होकर के मैं सुनूंगा। आई हियर इट, मैं इसे सुनूंगा। इट का मतलब पानी की छप छप, मैं सुनूंगा इसे। इन द डीप हर्ट स्कोर, दिल के अंतरिम कोने से। हर्ट स्कोर का मतलब तो दिल का अंतरिम कोर, यानी कि इनर मोस्ट कोर ऑफ द हर्ट। मैं दिल के कोने से, यानी कि गहराई से सुनूंगा उसकी आवाज़ को, यानी फील करूंगा, सिर्फ कान से नहीं बल्कि दिल से सुनूंगा मैं। और आपको पता होगा कि दिल से कोई सुनता है क्या? नहीं ना सुनता है, तो ठीक है। एक फिगर ऑफ स्पीच ये भी है। कौन सा? अगर आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूंगा वहीं पे कि कौन सा ये फिगर ऑफ स्पीच है। आप चेक कर लीजिएगा, कोई आपको और वर्ड दिखेगा। मुझे लगता है कि इसमें एलिट्रेशन भी हो सकता है, जैसे लेक लैपी,
यहाँ देखेंगे लेक है, लैपिंग है और ये लो है। ये आपका एलिट्रेशन है, एलिट्रेशन यानी अनुप्रास अलंकार। तो इस तरीके से अगर आपको कोई फिगर ऑफ स्पीच और मिले आप खुद से समझ जाएगा। सब कुछ कवर करना, कंफर्म करना टाइम में कंज्यूम हो जाता है, ये टाइम नहीं हो पाता इतना सारा, इसलिए आप खुद का भी ब्रेन लगा सकते हैं। हम चलते हैं अब स्टंजा खत्म होने के बाद कुछ क्वेश्चन आंसर की तरफ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको क्वेश्चन आंसर लिखने समझने में आसानी हो। ये सेकंड और थर्ड क्वेश्चन और इसके बाद जो पेज है उस पर ये फर्स्ट और सेकंड है। लास्ट ये है थीम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये थीम जानना। लेक आइल ऑफ इनिसफ्री का थीम क्या है ये जरूर पढ़िएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई परेशानी होगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके आप शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि कहते हैं शेयरिंग इज केयरिंग। अपने की परवाह, अपनों की परवाह जो करता है ना वो शेयर जरूर करता है। खाना पानी सब कुछ शेयर करते हो आप, तो आप नॉलेज भी शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिएगा। मिलते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।